दोस्तों, मैं परवीन आपका स्वागत करता हूं आपके ही परिवार एग्जाम अटैक में, जहां पर आपको पढ़ाया जाता है टू द पॉइंट। हमारी वीडियो क्वालिटी जरा सी लो हो सकती है, पर कंटेंट क्वालिटी सुपर है, सुपर, जो पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो वीडियो को शेयर कर दे और चलिए देखते हैं हमारे कंटेंट में आखिर कितना दम है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था व संविधान की एक ऐसी सीरीज जो पूरी डिटेल से कराई जाएगी आपको, और जो पूरी तरह एनसीईआरटी पे बेस है। आपको दोबारा से ना तो एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत होगी और न ही कभी राज्य व्यवस्था। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास न तो डिजिटल बोर्ड है और न ही मेरा फेस आपको दिखाई देगा, पर इन सब की ज़रूरत नहीं होती। ज़रूरी ये है कि मैं आपको क्या समझा रहा हूँ और कितना अच्छा पढ़ा रहा हूँ और आप कितना अच्छा उसे समझ पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए हमारे कंटेंट में आखिर कितना दम है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हम इस सीरीज में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये मेरा पहला लेक्चर है, इसलिए देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था क्या है और इसका जन्म क्यों हुआ। सबसे पहले अगर ये जान लिया जाए कि इस सब्जेक्ट का जन्म आखिर क्यों हुआ, तो उसे पढ़ने में काफ़ी आसानी होती है। इसीलिए मैं इसको इतनी डिटेल में पढ़ाऊंगा कि इसका जन्म क्यों हुआ, आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे पूरी राज्य व्यवस्था को। देखिए दोस्तों, उसके बाद हम पढ़ेंगे सरकार क्या है और कितने प्रकार की होती है। दोस्तों देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि सरकार क्या है, तो आप में से 90% यही कहेंगे कि बीजेपी सरकार है, यानी कि आप एक पार्टी विशेष को सरकार समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से मिलकर ही सरकार बनती है। अगर इन तीनों में से एक भी अपना कार्य न करे तो सरकार नहीं कहलाएगी। देखिए दोस्तों, उसके बाद देखेंगे सरकार कितने प्रकार की होती है, जैसे समाजवाद, लोकतांत्रिक, तानाशाह। सरकार के अनेक प्रकार होते हैं जिन्हें हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे संविधान का आधार व संविधान कितने प्रकार का होता है। देखिए दोस्तों, संविधान का आधार इतना मजबूत करा दूंगा मैं आपका कि आपको संविधान बिल्कुल आसान लगेगा। हम देखेंगे कि संविधान कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि लचीला संविधान, कठोर संविधान और लिखित और अलिखित। कई प्रकार के संविधान होते हैं जिन्हें हम पूरी डिटेल में देखिए दोस्तों, काफ़ी टीचर आपको यहीं से पढ़ाना शुरू कर देते हैं और रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू करके वो आपको संविधान पढ़ाना शुरू कर देते हैं। पर दोस्तों, मैं इसे भी डिटेल में कवर करूंगा। हम देखेंगे कि सबसे पहले भारत में कौन आए, पुर्तगाली। और पुर्तगालियों में भी वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत पहुंचे थे। दोस्तों, अब क्वेश्चन ये आता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, लेकिन दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा। वास्को डी गामा ने उस समुद्री मार्ग की खोज की थी जो भारत तक आता है। दोस्तों, हमारा इतिहास तो काफ़ी प्राचीन रहा है, तो वास्को डी गामा हमारी खोज कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने समुद्री मार्ग की खोज की थी जो भारत तक आता था, ये याद रखिएगा। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि वास्को डी गामा ने वेस्ट इंडीज की खोज कब की? तो याद रखिएगा, वेस्ट इंडीज की खोज की थी 1490 ईस्वी में। तो याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेस्ट इंडीज की खोज वास्को डी गामा ने की थी 1490 ईस्वी में। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में की थी, और किसने की थी? कोलंबस ने। याद रखिएगा दोस्तों, अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने 1492 ईस्वी में, और वास्को डी गामा ने दो खोज की थी। एक की थी वेस्ट इंडीज की जो 1490 में, और दूसरी भारत के समुद्री मार्ग की जो 1498 में की थी। चलिए दोस्तों, आगे हम डिटेल में कवर करेंगे कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ। इसमें हम देखेंगे कि संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने की? तो संविधान सभा की मांग सबसे पहले 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने की, और उसके बाद 1935 ईस्वी में कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की। उसके बाद कैबिनेट मिशन आता है 1940 ईस्वी में, और वो भारतीयों की संविधान सभा का गठन करता है, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बना दिया जाता है। और संविधान सभा के निर्माण में 389 सदस्य भाग लेते हैं, और जिनमें 15 महिलाएं होती हैं। और इसके निर्माण में कितना समय लगता है और कितना पैसा खर्च होता है, सब कुछ डिटेल में देखेंगे। किस समिति का अध्यक्ष कौन होता है, ये सब कुछ पूरी डिटेल में हम कवर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो दोस्तों, संघ एवं राज्य क्षेत्र में हम पढ़ेंगे कि किस राज्य का निर्माण किस राज्य को काट कर किया गया है, और किस राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई। राज्य स्थापना आयोग, फजल अली आयोग कब आया और कैसे कुछ।
धारा 370 हटने के बाद कितने नए राज्यों का गठन हुआ है और किस किस नए केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ, सब कुछ पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे नागरिकता, और नागरिकता भी आपको फुल अपडेटेड मिलेगी। इसमें धारा 370 हटने के बाद काफ़ी कुछ चेंज हुए हैं और काफ़ी कुछ एक्ट आने के बाद नागरिकता में जो चेंज हुए हैं वो सब कुछ डाटा आपको अपडेटेड मिलेगा। उसके बाद हम देखेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, सबसे पहले तो यही बात आती है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो वो लिए गए हैं अमेरिका से। और मौलिक अधिकार जिस टाइम पे लिए गए उस टाइम पे 7 थे, लेकिन अब कितने रह गए हैं? 6। जो एक मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसे अब कानूनी अधिकार घोषित कर दिया गया है। और ये किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है, सब कुछ हम डिटेल में देखेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं, और इसे भी हम पूरी डिटेल में कवर करेंगे। उसके बाद देखेंगे संघ की कार्यपालिका। अब संघ की कार्यपालिका से मेरा अभिप्राय ये है कि केंद्र सरकार की जो कार्यपालिका है वो किस प्रकार कार्य करती है, ये पूरी डिटेल में हम देखेंगे। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे आपको मैं बता देता हूँ। इसमें हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिला सकता है, प्रधानमंत्री क्या होता है, मंत्रिपरिषद क्या होती है, सब कुछ इसमें पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। वित्त आयोग क्या है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे राज्य की कार्यपालिका। तो दोस्तों देखिए, राज्य की कार्यपालिका में हम क्या पढ़ेंगे कि राज्यपाल क्या होता है, मुख्यमंत्री क्या होता है, राज्य में विधानमंडल क्या होता है, विधान परिषद क्या होता है, सब कुछ पूरी डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल भी मत घबराइए। सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, हाई कोर्ट क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या होता है, और कौन सा कोर्ट कितनी सजा देने का अधिकार रखता है, सब कुछ पूरी डिटेल में देखेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे स्थानीय सरकारें। अब स्थानीय सरकारें क्या होती हैं? स्थानीय सरकारें जैसे नगर निगम, नगर पालिका, और गांव में अगर बात करें तो ग्राम पंचायत व पंचायती राज को पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि संविधान संशोधन क्या है और ये कहाँ से लिया गया है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया आपको पता ही होगा कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, और संविधान संशोधन 368 अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। हम पढ़ेंगे कि अब तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं और कितने बिल संसद में आ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे कि भारतीय राजनीति का भविष्य क्या है, भारतीय पॉलिटी का भविष्य क्या है। इतना कुछ पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपका एक भी क्वेश्चन भारतीय राज्य व्यवस्था से बाहर जाएगा, चाहे आप 0 लेवल से लेके हाई लेवल का कोई भी एग्जाम दे लेना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि राजनीति क्या है और इसका जन्म कैसे हुआ। सबसे पहले तो यही देखते हैं कि राजनीति आखिर क्या चीज़ है जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं और इसका जन्म कैसे हुआ। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए मैं आपको आज से 25 लाख वर्ष पहले लेकर चलता हूं और देखते हैं कि इसका जन्म कैसे हुआ। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से रिलेट कराता हूं। सबसे पहले मानव का जन्म कहाँ पे हुआ था? अफ्रीका महाद्वीप में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मानव का जन्म होगा तभी कोई राजनीति करेगा, तभी सब कुछ शुरू होगा। तो सबसे पहले मानव का जन्म हुआ अफ्रीका महाद्वीप में। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है, यहाँ से भी आपका ये क्वेश्चन बनता है। आप ये मत सोचिएगा कि ये स्टोरी ऐसे ही है, इससे भी आपके काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे और आप रिलेट कर पाओगे कि राजनीति का जन्म आखिर कैसे हुआ। देखिए, उस मानव का अगर नाम की बात करूँ तो उसका नाम था लूसी, और ये एक फीमेल नेम था क्योंकि ये फीमेल प्रजाति का था। और लूसी की इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस प्रकार दिखाई देता था लूसी। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बने कि सबसे पहले मानव का जन्म आज से 25 लाख वर्ष पहले अफ्रीका महाद्वीप में हुआ जिसका नाम था लूसी। देखिए दोस्तों, ये ऐसे ही रहता था जानवरों की तरह, और जंगलों में रहता था और मांस खाता था, कच्चे मांस को खाता था। न इसके कोई रिश्ते नाते होते थे, न ही पति पत्नी होते थे, यानी कुछ भी नहीं होता था, न इसके अंदर माइंड होता था, बस पूरी तरह से जानवरों की तरह रहता था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ आग का आविष्कार, और जैसे ही आग का आविष्कार हुआ तो काफ़ी सुविधा हो गई इन्हें, और जैसे ही कोई जानवर नज़दीक आता तो ये आग का प्रयोग करने लगे उसे डराने के लिए। और ये आग का आविष्कार होने के बाद मांस को पका कर खाने लगे, जिससे उसके वायरस मर जाते थे और इनकी
एज बढ़ गई, यानी कि इनकी जीने की क्षमता में बढ़ोतरी हुई। दोस्तों उसके बाद हुआ कृषि का आविष्कार, और जैसे ही कृषि का आविष्कार हुआ तो इन्होंने अनाज उगाना आरंभ कर दिया। और यहाँ से एक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पहला बायोलॉजिकल आविष्कार कौन सा है। तो कृषि का आविष्कार पहला बायोलॉजिकल आविष्कार है, याद रखिएगा। उसके बाद हुआ पहिए का आविष्कार। दोस्तों देखिए, जैसे ही पहिए का आविष्कार हुआ तो इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में आसानी होने लगी और ये आवागमन करने लगे, और कृषि का जो उत्पाद होता उसे एक दूसरे से बेचने लगे, व्यापार करने लगे। इस प्रकार इनमें दिमाग विकसित हुआ। और उसके बाद जब उस पहिए को चलाने के लिए पहले ये खुद का यूज करते थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने पालतू पशु रखना शुरू किया, और मानव ने जो पहला पालतू जानवर रखा वो था कुत्ता। उसके बाद इन्होंने घोड़े पालने शुरू किए। अब ये घोड़ों के माध्यम से पहिए को खींचते और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाते और आपस में बातें। और जैसे ही ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने लगे, कपड़े पहनने लगे, रिश्ते नाते बनाने लगे, फिर ये एक समूह में रहने लगे। और जैसे ही समूह में रहने लगे तो गांव का निर्माण हुआ, और गांव का निर्माण हुआ तो जिस जगह पे ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे तो वहाँ पर लड़ाई भी होगी। तो वहाँ पर इनमें आपस में लड़ाई होने लगी। जो ज़्यादा ताकतवर होता था वो सब कुछ पे अधिकार कर लेता था और गरीबों से कार्य करवाता था। इस प्रकार इस बढ़ती हुई लड़ाई को देखकर इन्होंने सोचा कि मानव जाति फिर से खतरे में न पड़ जाए। तो इन्होंने कुछ आदमियों का समूह बनाया और उनसे कहा कि आप कुछ नियम कानून बनाइए जिससे सब में समानता आ सके और किसी के भी अधिकारों का हनन न हो। इस प्रकार कुछ नियम कानून बनाए गए, और उन्हीं नियम कानूनों को अगर आज एक बुक में लिख दिया जाता है तो उसे संविधान कहते हैं। और उन नियम कानूनों को लागू करने वाले लोगों ने राजनीति शुरू की, तभी से राजनीति का जन्म हुआ। तो दोस्तों आप ब्रीफ में समझ गए होंगे कि राजनीति का जन्म आखिर कैसे हुआ। जिस प्रकार लोग इकट्ठे रहने लगे तो उनमें लड़ाइयाँ होने लगी, और उन लड़ाइयों को दबाने के लिए समान नियम कानून लागू किए गए। वहीं से राजनीति का जन्म हुआ। अब बात आती है, आप ये तो समझ चुके हैं कि राजनीति का जन्म कैसे हुआ, तो अब बात आती है कि राजनीति शब्द की खोज किसने की। तो राजनीति शब्द की खोज की अरस्तु ने, और ये एक यूनानी शब्द है और इसकी खोज अरस्तु ने की। तो राजनीति का पितामह अरस्तु को कहा जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन इस प्रकार आए कि भारतीय राजनीति का पितामह, तो भारतीय राजनीति का पितामह चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ये तीनों एक ही नाम है। आप जानते होंगे चंद्रगुप्त मौर्य के जो पीएम रह चुके थे, जो प्रधानमंत्री रहे थे, उन्हें ही भारतीय राजनीति का पिता कहा जाता है। और इन्हें भारतीय राजनीति का पिता क्यों कहा जाता है चाणक्य को? क्योंकि इन्होंने अर्थशास्त्र नाम की एक पुस्तक लिखी थी जिसमें इकोनॉमिक्स से संबंधित कुछ नहीं था, उसमें भारतीय राजनीति के बारे में डिटेल से बताया गया था, इसलिए इन्हें भारतीय राजनीति का पिता कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगर विश्व में राजनीति के पिता की बात की जाए तो वो हैं अरस्तु, अगर भारत में राजनीति के पिता की बात की जाए तो वो हैं चाणक्य। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक शब्दों की जानकारी होनी चाहिए जिन्हें हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि राज्य क्या होता है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो दोस्तों देखिए, राज्य की परिभाषा दी थी गार्नियर ने। दोस्तों देखिए, गार्नियर ने राज्य की परिभाषा दी और उसने 4 शर्त रखी। अगर ये चारों शर्त एक निश्चित भूभाग और क्षेत्र के अंदर हैं तो उसे हम राज्य कह सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, उसने क्या क्या शर्त रखी। सबसे पहली बात कि उस क्षेत्र का निश्चित भूभाग होना चाहिए। तो दोस्तों किसी भी क्षेत्र में अगर निश्चित भूभाग है तो वो राज्य है। पॉपुलेशन, उस क्षेत्र में जनसंख्या होनी चाहिए, यानी लोग होने चाहिए, तभी वो राज्य है। तीसरी बात, उसमें सरकार होनी चाहिए, यानी कि कुछ लोगों का समूह होना चाहिए जो नियम व कानून बनाए हुए उनको लागू करे। तो चौथी बात क्या आती है कि उसमें संप्रभुता होनी चाहिए। अब संप्रभुता एक नया वर्ड है, इसका क्या अर्थ होता है समझ लीजिए। संप्रभुता का अर्थ होता है निर्णय लेने की स्वतंत्रता। तो दोस्तों देखिए,
उसके अंदर निर्णय लेने के लिए वो स्वतंत्र होना चाहिए, किसी का दबाव नहीं होना चाहिए, तो ही वो राज्य है। तो दोस्तों देखिए, इस परिभाषा के अनुसार जो गार्नियर ने 4 विशेषताएं रखी कि निश्चित भूभाग हो, पॉपुलेशन हो, सरकार हो और संप्रभुता हो। तो इसके अनुसार अगर भारत को देखा जाए तो भारत क्या है? भारत एक राज्य है। अब आप कहेंगे सर यह तो एक देश है, तो चलिए अप्लाई करके देखते हैं। भारत में एक निश्चित भूभाग है, हाँ है। और भारत में पॉपुलेशन है, हाँ जी बिल्कुल है, भारत में पॉपुलेशन है 135 करोड़। और उसके बाद देखें भारत में सरकार, हाँ जी सरकार भी बनती है जिसके 3 अंग हैं, विधायपालिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका। संप्रभुता, क्या भारत में संप्रभुता है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि भारत अपने निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। इस पर कोई भी देश दबाव नहीं बना सकता कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। उसके बाद देखते हैं, तो अगर ये चारों ही विशेषताएं भारत के अंदर हैं तो भारत एक देश नहीं राज्य है। तो चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन 2 प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है। अगर सीधा ये पूछा जाए कि भारत क्या है, तो भारत एक राज्य है, ये आपका 101% सही आंसर होगा। और अगर ये पूछा जाए कि भारत के संविधान के अनुसार अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत क्या है, तो भारत के संविधान के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। देखिए दोस्तों, ये दोनों ही क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और बच्चे कन्फ्यूज होके भारत को एक राज्यों का संघ या देश कह देते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज देखनी है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन भारत एक राज्यों का संघ है, लेकिन अगर सिंपल क्वेश्चन आए तो भारत क्या है? एक राज्य है। देखिए दोस्तों, अब संविधान बनाने वालों ने भारत को राज्य क्यों नहीं कहा? क्योंकि उन्होंने अनेक भूभाग थे भारत में, जैसे पंजाब हुआ, जैसे कि राजस्थान, इन सब में भी यही विशेषताएं पाई जाती हैं, निश्चित भूभाग, पॉपुलेशन, सरकार व संप्रभुता। तो अनेकों छोटे छोटे राज्य हो चुके थे भारत में, इसलिए उन्होंने भारत को दोबारा से राज्य नहीं कहा, क्योंकि ओवरलैपिंग हो जाती, इसलिए उन्होंने भारत को राज्य का संघ कहा। तो याद रखिएगा, संविधान के अनुसार भारत राज्यों का संघ है, लेकिन अगर सिंपल तरीके से या ऐसे भी आ सकता है कि गार्नियर के अनुसार भारत एक राज्य है। चलिए दोस्तों, आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे। तो आगे देख, नेक्स्ट हम देखेंगे कि सरकार क्या है और ये कैसे कार्य करती है तथा इसमें कौन कौन शामिल होता है। तो दोस्तों देखिए, सरकार क्या है? सरकार एक ऐसी संस्था है जो मानव के विकास व कल्याण के लिए कार्य करती है। दोस्तों देखिए, ऐसी संस्था जो मानव के विकास व कल्याण के लिए कार्य करती है उसे सरकार कहा गया है। अब मानव का विकास व कल्याण करना एक संस्था के बस की बात नहीं है, इसीलिए इसके 3 अंग बनाए गए हैं, विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका। ये तीनों मिलजुल कर कार्य करते हैं, उसे ही सरकार कहा गया है। अब विधायिका का कार्य क्या होता है? विधायिका यानी संसद, जिसमें शामिल होते हैं सभी मंत्री व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। ये सब कानूनों का निर्माण करते हैं और उन कानूनों को अप्लाई करने का कार्य होता है कार्यपालिका का। कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं? आईपीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी, डीसी और इसी प्रकार से जितने भी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी होते हैं जो नियमों का पालन करवाते हैं, वो सब कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। तो विधायिका ने कानून बनाए, उनको अप्लाई किसने किया? कार्यपालिका ने। और उन कानूनों की जांच कौन करेगा? न्यायपालिका। अब न्यायपालिका क्या देखेगा कि जो विधायिका ने जो कानून बनाए उनमें किसी के अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है, और जो कार्यपालिका ने लागू करे उसने कोई भेदभाव तो नहीं किया है। तो इसी प्रकार अगर इनमें से एक भी कार्य न करे तो सरकार नहीं बनती और मानव और का विकास व कल्याण नहीं हो पाएगा। देखिए, अगर विधायिका ने अच्छे कानून बना दिए और कार्यपालिका ने सही से अप्लाई नहीं किए तो क्या पर्पस पूरा होगा? कानून बनाने का नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार अगर विधायिका ने कानून अच्छे नहीं बनाए और उनसे मानव का हनन हो रहा है और न्यायपालिका ने अपना कार्य नहीं किया, जांच नहीं की, तो क्या होगा? मानव का हनन होता रहेगा और विधायिका सुपर पावर बन जाएगी। इस प्रकार ये तीनों मिलजुल कर कार्य करते हैं, तभी जाकर मानव का विकास व कल्याण हो पाता और सरकार बन पाती है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि सरकार में 3 अंग शामिल होते हैं, वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अब जैसे जैसे लोगों में समझ बढ़ती गई और एजुकेटेड होते गए तो एक चौथे स्तंभ का जन्म हुआ, जिसे कहते हैं मीडिया। देखिए, अगर क्वेश्चन ये आए कि
सरकार के कितने अंग हैं, तो वो 3 ही है, हमें आंसर 3 देना है। लेकिन अगर क्वेश्चन इस प्रकार आए कि सरकार का चौथा स्तंभ किसे कहा गया है, तो वो है मीडिया। अब मीडिया का कार्य क्या होता है दोस्तों, देखिए मीडिया का कार्य हम समझते हैं। मीडिया का कार्य होता है कि सरकार की नीतियों से लोगों को परिचित कराना कि सरकार ने क्या क्या नीतियां बनाई हैं और वो हमारे लिए कितनी कारगर सिद्ध होंगी, और जो सरकार की नीतियों में जो कमी है उनको ये और सरकार की नीतियों में जो कमी है पब्लिक उनसे खुश है या नहीं है, इस बात से परिचित किसको कराती है, ये सरकार को। तो सरकार और मीडिया इस प्रकार एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। लेकिन आजकल मीडिया सरकार की हाँ में हाँ मिलाती रहती है, क्योंकि काफ़ी मीडिया बिकाऊ हो चुकी है। तो दोस्तों देखिए, अगर क्वेश्चन इस प्रकार आए कि चौथा स्तंभ कौन है, तो मीडिया, और कितने अंग हैं सरकार के, तो 3 है, विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका। अब आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब देखिए, ये देखते हैं कि ये सरकार आखिर बनती कैसे है। अब देखिए दोस्तों, कुल लोकसभा में मेंबर होते हैं 545, और वो किस प्रकार चुने जाते हैं, प्रत्येक 10 लाख पर प्रत्येक 10 लाख पर एक मेंबर चुना जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी, यानी एक एमपी 10 लाख आदमियों से बनता है, और वो चुनकर जाते हैं संसद में, और फिर वो कानूनों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार कानून बनते हैं। तो भारत में लोगों द्वारा चुने गए लोग ही कानून बनाते हैं और उन्हें अप्लाई करते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि सरकार के प्रकार कितने हैं और उनके जनक कौन कौन हैं। तो सरकार कई प्रकार की होती है। नंबर 1 होती है अराजक। तो अराजकता क्या होती है? अराजक सरकार वो सरकार होती है जिसमें कोई भी लीडर नहीं होता, सब अपनी मनमानी करते हैं, कोई भी मंत्री नहीं होता, कोई भी प्रधानमंत्री नहीं होता, यानी कि नेता विहीन सरकार को अराजकता कहते हैं, जिसमें सब अपनी अपनी नियम कानून बनाए रहते हैं। उसके बाद होती है तानाशाह। अब तानाशाह सरकार क्या होती है? तानाशाह सरकार, जैसा कि आपने दक्षिण कोरिया के किम योंग जिंग को देखा होगा, उसमें एक ही व्यक्ति सर्वोपरि होता है और वो उसी के नियम चलते हैं पूरे देश में। वो अपने नियम थोप देता है और सभी लोगों को उसके अनुसार चलना होता है। उसके बाद होता है राजतंत्र। अब राजतंत्र में क्या होता है? ये भी तानाशाह से बिल्कुल मिलता जुलता है, लेकिन इसमें क्या विशेषता है कि राजतंत्र में राजा का शासन होता है, सब शक्तियाँ राजा में निहित होती हैं, पर ये तानाशाह से थोड़ा अच्छा है। इसमें लोगों के हितों का थोड़ा बहुत ध्यान रखा जाता है, लेकिन तानाशाह में बिल्कुल लोगों के हितों का ध्यान नहीं रखा जाता। उसमें सारी एक ही व्यक्ति की चलती है जो सुपर पावर होता है, जैसे कि आप किम योंग जिंग को देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब यहीं पे हम एक बात को क्लियर कर लें कि प्रजा और नागरिक में क्या फर्क होता है। तो जो लोकतंत्र होता है उसमें तो लोगों को नागरिक कहा जाता है, और जो राजतंत्र होता है उसमें लोगों को प्रजा कहा जाता है। अब प्रजा व नागरिक में क्या डिफरेंस है, ये आपको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं कि प्रजा क्या होती है? प्रजा में मूल अधिकार नहीं होते, लोगों के पास कोई मूल अधिकार नहीं होता। जिस प्रकार हमारे पास 6 मूल अधिकार हैं, उसी प्रकार प्रजा में लोगों के पास कोई मूल अधिकार नहीं होता। बस उनको राजा द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना होता है। उनका कोई अधिकार नहीं है कि वे कुछ भी बोल सकें। उसके बाद नागरिक में क्या विशेषता है कि नागरिक के पास उत्तरदायित्व व कर्तव्यों के साथ साथ मौलिक अधिकार भी होते हैं, जिनका प्रयोग वो कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है प्रजा व नागरिक में। तो चलिए दोस्तों, तो लोकतंत्र का जन्मदाता है सोलोन। और सोलोन क्या थे? एक यूनानी कवि। याद रखिएगा, लोकतंत्र का जन्मदाता है सोलोन। ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अब लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतंत्र की अगर बात करें तो लोकतंत्र की परिभाषा दी थी इब्राहिम लिंकन ने। और इब्राहिम लिंकन कौन थे? वो एक यूएसए के थे, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा दी थी। अब लोकतंत्र से पहले हम समाजवाद को देख लेते हैं। समाजवाद का जो सिद्धांत था वो कार्ल मार्क्स ने दिया था। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में कि समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो कार्ल मार्क्स। याद रखिएगा दोस्तों। और उसके बाद देखते हैं लोकतंत्र की परिभाषा किसने दी थी, तो वो दी थी इब्राहिम लिंकन ने। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अब बात करें समाजवाद, तो समाजवाद क्या होता है? इसमें एक सरकार की सारी जिम्मेवारी होती है। सरकार
पूरी तरह से लोगों के हितों के लिए कार्य करती है। और लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र में जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन है। तो दोस्तों, इब्राहिम लिंकन ने क्या कहा था कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन है। अब इसको हम किस प्रकार समझेंगे कि लोकतंत्र में जनता वोट डालती है, अपनी पावर देती है एमपी एमएलए को, और फिर वो वोट डालते हैं, वो चुनते हैं पीएम। इस प्रकार जनता के द्वारा ही किया गया शासन क्या है? लोकतंत्र। क्योंकि हमें वोट डालकर हर 5 साल में सरकार बदलने और अपना प्राइम मिनिस्टर व राष्ट्रपति बदलने का अधिकार है। इस प्रकार जनता ही शासन करती है, जनता ही सर्वोपरि है लोकतंत्र के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं कि शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था। अब 2 क्वेश्चन आते हैं, एक था लोकतंत्र की परिभाषा, तो उसका आंसर हो जाएगा इब्राहिम लिंकन। और शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था तो वो दिया था लॉर्ड मांटेग्यू ने। तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था लॉर्ड मांटेग्यू ने, ये भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो दोस्तों, उसके बाद आते हैं लोकतंत्र के प्रकार। तो लोकतंत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट सीधा और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट। तो लोकतंत्र 2 प्रकार के होते हैं। अब इनको हम डिटेल में समझते हैं कि डायरेक्ट लोकतंत्र में क्या होता है? सीधा लोगों द्वारा निर्णय या शासन। उसमें सीधा लोग ही चुनाव करते हैं, लोग ही निर्णय लेते हैं तथा लोग ही शासन करते हैं, उसे डायरेक्ट लोकतंत्र कहते हैं। अब क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि तो आपको 4-5 संस्थाएं दी जाएंगी और पूछा जाएगा कि डायरेक्ट लोकतंत्र का उदाहरण कौन सा है। तो याद रखिएगा, पूरी इंडिया में डायरेक्ट लोकतंत्र का उदाहरण खाली एक है और वो है ग्राम सभा। अब ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा गांव में होती है। जितने भी वोटर होते हैं, जितने भी वोटर लिस्ट में नाम होता है, उतने सब वोटरों को मिलाकर ही ग्राम सभा मिलती है और वो सब इकट्ठे होते हैं और सब निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। उसे ही डायरेक्ट लोकतंत्र कहा गया है। तो याद रखिएगा, भारत में केवल एक संस्था ऐसी है जो डायरेक्ट लोकतंत्र का उदाहरण है, वो है ग्राम सभा। दूसरा है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वो है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? जिसमें अपने निर्णय लेने की शक्ति लोग सरकार को दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की क्या विशेषता है कि इसमें अपना निर्णय लेने की शक्ति यानी संप्रभुता का हस्तांतरण कर देते हैं लोग प्राइम मिनिस्टर को, और फिर वो निर्णय लेता है और उससे सरकार रूल करती है हम सब पर। इस प्रकार अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कार्य करता है। इसमें लोग अपने वोट का प्रयोग करके एक नेता को चुनते हैं और फिर वो हम पे रूल करता है। उसके बाद हम देखें कि इलेक्शन क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं और इलेक्शन का क्या अर्थ है। तो दोस्तों, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि इलेक्शन क्या है। तब से मैं कह रहा हूँ कि चुनाव करते हैं, इलेक्शन करते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए ना कि इलेक्शन क्या है। तो इलेक्शन का अर्थ है संप्रभुता का हस्तांतरण, यानी कि निर्णय लेने की शक्ति किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर देना। अब जैसे ही हम वोट डालते हैं और हम अपना एमएलए या एमपी चुनते हैं, तो हमारे निर्णय लेने की शक्ति हम उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं और फिर वो जाकर संसद में प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं और राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो इस प्रकार आप इलेक्शन का अर्थ समझ चुके होंगे कि अपनी शक्ति का दूसरों को ट्रांसफ़र कर देना। अब इलेक्शन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट इलेक्शन, दूसरा होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा कौन कौन चुने जाते हैं? नंबर 1 एमएलए, नंबर 2 एमपी। जो लोकसभा के एमपी होते हैं और जो एमएलए होते हैं राज्यों में, वो दोनों ही डायरेक्ट इलेक्शन द्वारा चुने जाते हैं। पंचायत चुनाव जो गाँव में होते हैं वो भी डायरेक्ट इलेक्शन द्वारा होते हैं, क्योंकि हम वोट डालते हैं तभी सरपंच बनता है, हम वोट डालते हैं तभी एमएलए बनता है और हम वोट डालते हैं तभी एमपी बनता है लोकसभा का। अब दूसरा होता है इनडायरेक्ट चुनाव। इनडायरेक्ट चुनाव में किस किस के होते हैं? तो इनडायरेक्ट चुनाव होते हैं एमपी, राज्यसभा। जो राज्यसभा में जो एमपी बनते हैं उनके चुनाव इनडायरेक्ट होते हैं। उनमें लोग वोट नहीं डालते, यानी कि आम जनता वोट नहीं डालती। उनमें वोट कौन डालता है? जो ये हमने एमएलए एमपी चुन के भेजे हैं वो। और राष्ट्रपति का चुनाव भी इनडायरेक्ट होता है, जिसमें वोटिंग ये एमएलए एमपी और ये एमपी ये सब मिलकर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप समझ चुके होंगे कि इलेक्शन क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। अब
क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है, इनमें से किसी एक का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये डायरेक्ट इलेक्शन का उदाहरण है या इनडायरेक्ट। चुनाव की विधियाँ, तो अब तक हमने पढ़ लिया कि चुनाव के प्रकार क्या होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब चुनाव की विधियाँ हैं दो, एक है FPPS सिस्टम और दूसरा है PRS सिस्टम। तो FPPS सिस्टम, कई बार तो इनकी फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है। FPPS सिस्टम की है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। तो ये क्या सिस्टम होता है, इसमें 4 उम्मीदवार हैं जैसे A, B, C और D। तो इसमें क्या होता है कि प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव यानी डायरेक्ट इलेक्शन। FPPS सिस्टम में डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, यानी कि आम पब्लिक वोटिंग करती है। तो इस प्रकार का सिस्टम कहाँ पर लागू होगा, ग्राम पंचायत में, MLA के चुनाव में, सरपंच के चुनाव में, इस प्रकार नगर पालिका के चुनाव में। उसमें क्या होता है FPPS सिस्टम, जिसमें डायरेक्ट लोग वोट डालते हैं। अब इस सिस्टम में क्या होता है कि सबको वोट दे दिए जाते हैं और जिसके वोट ज़्यादा आते हैं वो विनर घोषित कर दिया जाता है। और दूसरा प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, तो ये होता है अप्रत्यक्ष चुनाव में, जहाँ पर लोग वोटिंग नहीं करते, वहाँ पर कौन सा सिस्टम कार्य करता है, RPS सिस्टम। तो RPS सिस्टम में क्या होता है कि कुल वोटों को 100% मान लिया जाता है और जो भी टोटल सीटें अप्रत्यक्ष चुनाव में भाग लेने वाली हैं उनकी परसेंटेज निकाल ली जाती है और जितने % वोट जिस कैंडिडेट को मिले हैं उसे विनर घोषित कर दिया जाता है। तो आप समझ चुके होंगे कि दोनों ही सिस्टम किस प्रकार कार्य करते हैं। हम पढ़ेंगे लोकतंत्र में शासन प्रणाली। तो लोकतंत्र में 2 प्रकार की शासन प्रणाली कार्य करती है, एक है अध्यक्षीय शासन प्रणाली और दूसरी है संसदीय शासन प्रणाली। तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका में चली हुई है, जबकि इंडिया में कौन सी है, संसदीय शासन प्रणाली। तो दोस्तों इनमें क्या बेसिक डिफरेंस है हम पूरी डिटेल में देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें होता है शक्ति प्रतिकरण का सिद्धांत और इसमें होता है शक्ति संलयन का सिद्धांत। अब ये दोनों क्या हैं, शक्ति प्रतिकरण का मतलब है कि इसमें राज्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं, केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है और इसमें कोई राज्य व केंद्र एक दूसरे पे निर्णय लेने के लिए डिपेंड नहीं होते। जबकि शक्ति संलयन का क्या अभिप्राय है, इसमें बंटवारा तो कर दिया जाता है केंद्र व राज्यों के बीच, लेकिन दोनों में विवाद होने के बाद जो निर्णय होता है वो केंद्र सरकार का ही मान्य होता है। तो दोस्तों इस प्रकार आप समझ चुके होंगे कि शक्ति प्रतिकरण व शक्ति संलयन में क्या डिफरेंस है। उसके बाद देखिए, जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली होती है उसमें विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका तीनों ही अलग अलग होते हैं। ये एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में विधायिका यानी कांग्रेस है और कार्यपालिका यानी प्रेसिडेंट है, जैसे कि अब डोनाल्ड ट्रंप हैं, और न्यायपालिका, तीनों ही अलग अलग हैं। ये एक दूसरे के कार्य में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। जबकि संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है, विधायिका जुड़ी है कार्यपालिका से। अब विधायिका कार्यपालिका से किस प्रकार जुड़ी है, ये ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूँ कि विधायिका में 545 मेंबर लोकसभा में जाते हैं और उनमें से 15% चुनकर कार्यपालिका में भेजे जाते हैं, जिन्हें हम मंत्री कहते हैं, और अलग अलग मंत्रालय दे दिए जाते हैं। इस प्रकार विधायिका कार्यपालिका से अटैच होती है। ये सब कुछ हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम देखें, जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली है वो नाम मात्र का प्रधान व वास्तविक प्रधान दोनों होते हैं। जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली में नाम मात्र का प्रधान और वास्तविक प्रधान दोनों एक ही आदमी भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। लेकिन संसदीय शासन प्रणाली में नाम मात्र का प्रधान राष्ट्रपति होता है, जबकि वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। दोस्तों, नाम मात्र के प्रधान को ही राज्य प्रमुख कहा जाता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार कई बार पूछा गया है कि भारत का राज्य प्रमुख कौन है, और कैंडिडेट सोचता है कि भारत का राज्य प्रमुख, ये क्वेश्चन तो रॉन्ग है, क्योंकि भारत तो एक ही देश है और भारत का राज्य प्रमुख। तो दोस्तों आपको गलत नहीं करना है, क्योंकि आप हैं एग्जाम अटैक के सबसे होनहार स्टूडेंट, और आपको याद रखना है कि भारत का राज्य प्रमुख है राष्ट्रपति। और अगर वास्तविक प्रमुख की बात करें, वास्तविक प्रधान की, तो वो है प्रधानमंत्री, ये भी याद रखना है। लेकिन क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है कि संविधान के अनुसार भारत का वास्तविक प्रधान कौन है, यानी सरकार का प्रमुख कौन है, तो वो है मंत्री परिषद। संविधान के अनुसार मंत्री परिषद ही वास्तविक प्रधान है।
लेकिन वैसे प्रधानमंत्री भी वास्तविक प्रधान है। अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अगर ऑप्शन में मंत्रिपरिषद दिया गया है तो हमारा प्रायोरिटी जो होगी वो मंत्रिपरिषद को जाएगी, क्योंकि भारत के संविधान के अनुसार वास्तविक प्रधान मंत्रिपरिषद है। अब देखिए दोस्तों, ये जो होता है अध्यक्षीय शासन प्रणाली, इसमें एक व्यक्ति होता है, वही राष्ट्रपति होता है। और इसमें क्या होता है, स्थायित्व यानी हटाना कठिन होता है। अमेरिका के इतिहास में अब तक किसी भी राष्ट्रपति को हटाया नहीं गया है। ऐसा नहीं है कि हटाया नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पर प्रक्रिया इतनी कठिन है कि हटाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इसमें क्या होता है, संसदीय शासन प्रणाली में अस्थायी होता है। जैसे ही बहुमत गिरता है सरकार का, सरकार बदली हो जाती है या सरकार गिर जाती है। तो इस प्रकार आप इसमें बेसिक डिफरेंस समझ चुके होंगे। बहुत ही डिटेल में मैंने आपको करा दिया है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एग्जाम अटैक चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छे अच्छे कमेंट करके बताएं कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूं या नहीं। आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है ये भी कमेंट में ज़रूर लिखें। चलिए दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि अब तक तो हमने देखा कि लोकतंत्र में शासन प्रणाली कितने प्रकार से बटी हुई है, हिस्सों में बट जाती है। एक होती है संगठनात्मक शासन व्यवस्था और दूसरी होती है एकात्मक शासन व्यवस्था। तो संगठनात्मक शासन व्यवस्था क्या है? संगठनात्मक शासन व्यवस्था यूएसए में चलती है और एकात्मक शासन व्यवस्था यूके यानी कि ब्रिटेन में चलती है। अब देखते हैं इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। केंद्र राज्य में शक्तियों का बंटवारा। संगठनात्मक शासन व्यवस्था या अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली, दोनों में ही शक्तियों का बंटवारा होता है और इसमें क्या होता है, सारी शक्तियाँ केंद्र में निहित होती हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि संगठनात्मक शासन प्रणाली में तो शक्तियों का बंटवारा होता है और एकात्मक शासन प्रणाली में सारी शक्तियाँ केंद्र में निहित होती हैं। दोस्तों देखिए, संगठनात्मक शासन प्रणाली में लिखित व सर्वोच्च संविधान होता है। जैसे कि यूएसए का संविधान लिखित व सर्वोच्च है। संविधान से ऊपर न तो राष्ट्रपति है और न ही संसद है, लेकिन इसमें हो भी सकता है और नहीं भी। जैसा कि आपको पता ही होगा कि यूके यानी ब्रिटेन का संविधान मौखिक है, वो लिखित नहीं है। तो तीसरी विशेषता क्या है कि इसमें दोहरी सरकार और दोहरी नागरिकता होती है। इसमें दोहरी सरकार बनती है क्योंकि राज्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं पूरी तरह से। तो राज्यों की सरकार अलग बनती है और केंद्र की सरकार अलग। और नागरिकता भी दोहरी होती है कि राज्य की नागरिकता अलग और देश की नागरिकता अलग। लेकिन इसमें क्या होता है कि एकल संविधान होता है, एकल ही संविधान होता है, एकल ही नागरिकता होती है। इसमें दोहरा संविधान होता है और स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। दोस्तों देखिए, संगठनात्मक शासन व्यवस्था में सब कुछ दोहरा होता है और एकात्मक शासन व्यवस्था जैसा कि नाम से प्रकट होता है कि एकल नागरिकता होती है, इसमें सब कुछ एकल होता है। इस प्रकार आपको इन दोनों का डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है कि भारत क्या है। भारत में देखिए, कुछ गुण तो संगठनात्मक के हैं और कुछ एकात्मक शासन व्यवस्था के। तो इस प्रकार भारत क्या है, एक अर्ध संगठनात्मक शासन व्यवस्था वाला है। ये आपको याद रखना है कि भारत एक अर्ध संगठनात्मक शासन व्यवस्था वाला है। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, आप इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं कि अब हम देखेंगे कि केंद्र सरकार किस प्रकार कार्य करती है। दोस्तों आप पूरे ध्यान से इस चार्ट को देखना, इससे काफ़ी बार एग्जाम में बहुत से सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों केंद्र सरकार 3 भागों में बटी होती है। क्या होती है? विधायपालिका, दूसरी कार्यपालिका व तीसरी न्यायपालिका। विधायपालिका फिर से 3 पार्ट में बटती है। एक होती है राज्यसभा, दूसरा राष्ट्रपति व तीसरी लोकसभा। इस प्रकार कार्यपालिका भी 2 भागों में बटती है, अस्थायी व स्थायी। अब विधायिका क्या होती है? विधायिका यानी कि संसद जो कानून बनाती है। कार्यपालिका यानी कि जो कानून को अप्लाई करती है वो कार्यपालिका होती है। इसमें एक तो अस्थायी होते हैं जो मंत्री होते हैं प्रत्येक मंत्रालय के, जो प्रत्येक 5 साल में बदले जाते हैं, और दूसरे स्थायी होते हैं जो IPS IAS अधिकारी होते हैं जो अपने 60 या 65 साल तक सर्विस करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्यसभा में कुल 245 मेंबर आते हैं चुनकर और लोकसभा में 545 MP आते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि इनका चुनाव किस प्रकार होता है और कौन इनका चुनाव करता है, कौन इनके चुनाव में भाग लेता है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि ये होते हैं पीपल यानी कि हम लोग। हम क्या करते हैं? हम चुनाव करते हैं MLA का, डायरेक्ट रूप से MLA का चुनाव करते हैं, या
डायरेक्ट रूप से ही लोकसभा के एमपी का चुनाव करते हैं। और फिर ये एमपी क्या करते हैं, ये एमपी मंत्रिमंडल का चुनाव करते हैं। मंत्रिमंडल में जिस भी एमपी का बहुमत होता है, लोकसभा में जिस भी पार्टी का बहुमत होता है वो सरकार बना लेती है और फिर वो अपना एक मंत्रिमंडल चुनती है। उस मंत्रिमंडल में इन एमपीओ का 15% ही भेजा जाता है। इसीलिए जितने भी एमपी चुने जाते हैं वो सब मंत्री नहीं बन पाते, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि खाली 15% लोगों को ही मंत्री बनाया जा सकता है। अब ये 15% मंत्री क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं नौकरशाही को। अब नौकरशाही कौन होते हैं, नौकरशाही कार्यपालिका का एक स्थायी अंग है। अस्थायी अंग तो ये मंत्री हो गए जो ये चुन के आए हैं, प्रत्येक मंत्रालय का एक मंत्री होता है। और स्थायी में कौन हो गए, नौकरशाही, यानी कि IAS IPS अधिकारी। अब ये मंत्री इन IPS अधिकारियों को, IAS अधिकारियों को कंट्रोल करेंगे। और ये जो नौकरशाही हैं इनका काम क्या होगा, इन मंत्रियों को सलाह देना, इन मंत्रियों की हेल्प करना, इनके कार्य का निष्पादन करना। अब देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं। जो ये 245 मेंबर होते हैं राज्यसभा के, ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ से आता है कि राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनके चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। तो उनके चुनाव में भाग लेते हैं MLA कौन, जो लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से राज्य में चुने जाते हैं, वो MLA भाग लेते हैं राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भाग कौन लेते हैं, MLA, और ये चुनाव अप्रत्यक्ष होते हैं। अब बात आती है राष्ट्रपति के चुनाव की। तो राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के ये 245 मेंबर और लोकसभा के 545 मेंबर और ये MLA तीनों ही भाग लेते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के 245 मेंबर और लोकसभा के मेंबर व विधानसभा के मेंबर भाग लेते हैं। पर दोस्तों इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। अब ये मनोनीत सदस्य क्या है इन्हें देखिएगा, क्योंकि राज्यसभा में टोटल तो 245 हैं, लेकिन इसमें से 233 ही चुनाव द्वारा आते हैं और 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जो अलग अलग फील्ड से होते हैं, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी वगैरह से जो फेमस होते हैं, जो खेल से फेमस होते हैं, उनको मनोनीत करता है। तो इस प्रकार से जो 233 सदस्य होते हैं राज्यसभा के, वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। और इसी प्रकार लोकसभा में केवल 543 सदस्य ही चुनाव द्वारा आते हैं, जबकि 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो जो मनोनीत सदस्य होते हैं, इसी प्रकार विधानसभा में भी एक मनोनीत सदस्य हो सकता है। तो जो भी चुनाव द्वारा सदस्य आए हैं, केवल वही सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। और राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग किस प्रकार होती है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो वोटिंग एकल हस्तांतरण मत द्वारा होती है। ये क्या होता है कि इसमें जितने भी कैंडिडेट खड़े होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, सबको वोट देना होता है बारी बारी से, यानी 1 नंबर पे इसका, 2 नंबर पे इसका। ऐसा नहीं है कि केवल एक कैंडिडेट को वोट दिया जाए। तो ये होती है एकल हस्तांतरण मत पद्धति। तो आपको समझ आ चुका होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं राज्यसभा, लोकसभा व विधानसभा तीनों, पर केवल चुने गए सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत नहीं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि जो ये कार्यपालिका है इसका निर्माण किस प्रकार हुआ है। तो इसमें 2 प्रकार के सदस्य थे, एक थे अस्थायी और दूसरे थे स्थायी। तो जो अस्थायी सदस्य हैं वो तो इन 545 MP में से 15% चुनकर मंत्रिमंडल बना दिया गया और प्रत्येक व्यक्ति को अलग से मंत्रालय दे दिया गया। और जो स्थायी होते हैं, जो IAS IPS अधिकारी होते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो अस्थायी सदस्य का मंत्रिमंडल होता है, इसमें सबसे टॉप पे होता है प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, उसके बाद आते हैं स्टेट मिनिस्टर व उसके बाद आते हैं स्टेट के मिनी मिनिस्टर जो स्वतंत्र प्रभार होता है, और उसके बाद आते हैं डिप्टी मिनिस्टर। इसी प्रकार अगर इस तरफ देखा जाए और 27 सदस्यों में देखा जाए जो कि नौकरशाहियों का होता है, इसमें सबसे ऊपर होता है कैबिनेट सचिव, जो किसकी हेल्प करता है, प्राइम मिनिस्टर की, और ये इस पर कंट्रोल कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर ही। और दूसरा होता है सेक्रेटरी, और तीसरे नंबर पे होता है सेक्रेटरी। इस प्रकार प्राइम मिनिस्टर की हेल्प करने के लिए तो कैबिनेट सचिव है और सबकी हेल्प करने के लिए सेक्रेटरी होता है। तो दोस्तों आपको केंद्र सरकार का ये कार्य पूरी तरह से समझ आ चुका होगा। अब क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि किसके चुनाव में कौन भाग लेता है और कौन किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो MLA के चुनाव में भाग कौन लेते हैं, डायरेक्ट जनता, पीपल। तो MLA उत्तरदायी किसके प्रति होगा, पीपल के प्रति, और इसको हटा भी कौन सकते हैं, लोग ही हटा सकते हैं अगले चुनाव में।
उसके बाद राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं आपको मैंने डिटेल में समझाई दिया। और लोकसभा के जो एमपी होते हैं उनके चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं पीपल। और ये उत्तरदायी भी किसके प्रति होंगे, फिर पीपल के प्रति यानी जनता के प्रति। और इनको हटा भी कौन सकेगा नेक्स्ट चुनाव में, पीपल ही। अब यहाँ से बात आती है कि 545 जो एमपी हैं ये मंत्रिमंडल का चुनाव करते हैं। तो मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा, लोकसभा के प्रति। और इनको हटा कौन सकेगा, लोकसभा ही। लोकसभा भंग हुई तो मंत्रिमंडल हटा। इस प्रकार आपको ये पूरा चार्ट समझ आ गया होगा। अब आप अच्छे से क्वेश्चन को हिट कर सकेंगे। अब हम पढ़ेंगे राज्य सरकारें। तो राज्य सरकार भी 3 पार्ट्स में बटी हुई है। एक है राज्य विधायिका, दूसरी है राज्य कार्यपालिका व तीसरी है न्यायपालिका। अब देखिए दोस्तों, राज्य विधायिका यानी राज्य की संसद आगे जाके 3 पार्ट में डिवाइड होती है। एक है विधान परिषद, दूसरी है राज्यपाल और तीसरा है विधानसभा। यहाँ पर राज्यसभा का जो स्थान था वो विधान परिषद ले लेती है और राष्ट्रपति का स्थान राज्यपाल ले लेता है, वह लोकसभा का स्थान विधानसभा ले लेती है। तो चलिए दोस्तों, राज्य की कार्यपालिका भी 2 भागों में बटी होती है। एक होता है अस्थायी सदस्य और दूसरे होते हैं स्थायी सदस्य। अब देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति का तो हम चुनाव कर देते थे, आपको पता ही होगा उसमें कौन कौन भाग लेते थे। एमएलए, एमपी व राज्यसभा के एमपी। और वो केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे। वह एकल हस्तांतरण मतपत्ति द्वारा उसका चुनाव होता था। लेकिन राज्यपाल का चुनाव कौन करता है, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। ये याद रखिएगा, राज्यपाल का चुनाव करते हैं राष्ट्रपति। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं कि इसमें किस प्रकार चुनाव होता है और कौन कौन भाग लेता है। तो दोस्तों देखिए, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव इस प्रकार होता है। क्योंकि 5 राज्यों में ही अब विधान परिषद बची हुई है, तो आप में से अधिकतर बच्चों ने विधान परिषद के चुनाव में भाग नहीं लिया होगा। तो आप ये पहली बार पढ़ रहे होंगे, इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो चलिए दोस्तों, देखते हैं विधान परिषद में कौन कौन भाग लेता है। तो विधान परिषद में नंबर 1 पे 1/3 जो सदस्य चुने जाते हैं विधान परिषद के, उनको चुनते हैं एमएलए। उस राज्य के जो एमएलए होते हैं विधानसभा के, वो उनको चुनते हैं। वह 1/3 को स्थानीय सरकारें चुनती हैं। अब स्थानीय सरकारें क्या हैं, ये हैं नगर पालिका व नगर परिषद व ग्राम पंचायतें। 1/3 सदस्य को ये चुनती हैं। वह 1/12 सदस्य का चुनाव गवर्नमेंट टीचर करते हैं। उस राज्य के जो सरकारी अध्यापक होते हैं वो 1/12 का चुनाव करते हैं। उसके बाद 1/12 का चुनाव ग्रेजुएट करते हैं। उस राज्य के जो ग्रेजुएट होते हैं, जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके होते हैं, वो बच्चे 1/12 सदस्यों का चुनाव करते हैं। तथा 1/6 सदस्यों का चुनाव राज्यपाल मनोनीत करता है। जो उस राज्य का राज्यपाल होता है वो 1/6 सदस्यों का चुनाव करता है, उनको मनोनीत करता है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे, 1/3 एमएलए, 1/3 स्थानीय सरकारें, 1/12 गवर्नमेंट टीचर, 1/12 ग्रेजुएट व 1/6 को राज्यपाल मनोनीत करता है। इस प्रकार विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। अब बात आती है उसके बाद आती है विधानसभा। तो विधानसभा में होते हैं एमएलए, और एमएलए का चुनाव कौन करते हैं, पीपल। यानी हम लोग डायरेक्ट रूप से सीधे वोट डाल के एमएलए का चुनाव करते हैं। और इन एमएलए में से ही 15% को मंत्रिमंडल में भेज दिया जाता है। जिस भी सरकार का बहुमत अधिक होता है, जो भी सरकार बनाती है, उसके 15% एमएलए को मंत्रिमंडल में भेज दिया जाता है। उनको अलग अलग मंत्रालय दे दिए जाते हैं। और यही मंत्री किसका निर्माण करते हैं, कार्यपालिका के अस्थायी सदस्यों का। तो दोस्तों, इसके बाद अगर देखें, जो स्थायी सदस्य होते हैं कार्यपालिका के, उसमें होते हैं नौकरशाही, यानी कि आईपीएस आईएएस अधिकारी, डीसी आदि। तो दोस्तों, जो ये मंत्रिमंडल होता है ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति, और यहाँ होता है विधानसभा के प्रति। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि इसमें मंत्रियों का क्रम किस प्रकार है। तो जो अस्थायी सदस्य होते हैं मंत्रिमंडल के, उनमें सबसे ऊपर होता है चीफ मिनिस्टर, यानी कि राज्य का सीएम सबसे ऊपर होता है। और सीएम के बाद आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, उसके बाद आते हैं स्टेट मिनिस्टर, उसके बाद आते हैं स्टेट
मिनी मिनिस्टर, स्वतंत्र प्रभार, उसके बाद आते हैं डिप्टी मिनिस्टर। तो दोस्तों इस प्रकार इन मंत्रियों का क्रम होता है। अगर इस तरफ देखा जाए तो चीफ मिनिस्टर यानी कि सीएम की हेल्प करने के लिए होता है चीफ सेक्रेटरी, जो 27 सदस्य होता है, नौकरशाही होता है। और इन सब बाकी मंत्रियों की हेल्प करने के लिए अलग अलग सेक्रेटरी होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये मंत्रियों का क्रम होता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि विधान परिषद कहाँ कहाँ पे है। तो विधान परिषद हाल ही में बस केवल 5 राज्यों में है, वो है बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। याद रखिएगा दोस्तों, केवल 5 राज्यों में अब विधान परिषद है, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की विधान परिषद भंग हो गई है। और इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश ने भी विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया है कि उन्हें विधान परिषद की आवश्यकता नहीं है। पहले ये 7 राज्यों में होती थी, लेकिन अब केवल 5 राज्यों में विधान परिषद है। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, विश्वास कीजिएगा, आपको यहाँ पर केवल अपडेटेड डाटा मिलेगा और पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया जाएगा। आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर अच्छी लगी वीडियो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। आगे हम पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे स्थानीय सरकारें। तो स्थानीय सरकारें 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है रूरल और दूसरी होती है अर्बन। देखिए दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि किस प्रकार वो कार्य करती हैं। अब बारी है लोकल गवर्नमेंट की। तो लोकल गवर्नमेंट है 2 प्रकार की, एक है रूरल और दूसरा है अर्बन। तो दोस्तों देखिए, रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो पंचायत सिस्टम होता है वो त्रिस्तरीय भारत में चला हुआ है। और ये त्रिस्तरीय पंचायत सिस्टम लेकर आने वाले थे बलवंत राय मेहता। और 2 स्तरीय अगर पूछा जाए तो वो लेके आए थे अशोक मेहता, लेकिन वो लागू नहीं हो पाया। तो देखते हैं ये त्रिस्तरीय पंचायत सिस्टम किस प्रकार का है। देखिए दोस्तों, गांव में सबसे छोटी इकाई होती है जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एकमात्र उदाहरण है, वो है ग्राम सभा। अब ग्राम सभा क्या है? वो वोटरों की लिस्ट में कुल ग्रामीण जो वोट डाल सकते हैं उनकी सभा को ही ग्राम सभा कहा जाता है। इसमें ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी डायरेक्ट लोकतंत्र का एक उदाहरण है। ये याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें सभी गांव वाले मिल के निर्णय करते हैं, इसमें कोई नेता नहीं होता। तो दोस्तों ये जो ग्राम सभा होती है ये चुनाव करती है ग्राम पंचायत का, डायरेक्ट रूप से अपने वोट डाल के ये ग्राम पंचायत का चुनाव करती है। इसमें मेंबर व सरपंचों का चुनाव कर दिया जाता है। अब देखिए दोस्तों, अगर गांव बड़ा हो तो उसमें 2 या 3 पंचायतें भी हो सकती हैं, और अगर गांव छोटे छोटे हों तो उसमें 2 गांव की या 3 गांव की एक इकट्ठी पंचायत भी हो सकती है। इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से ग्राम पंचायत का निर्माण होता है, तो हम ऊपर की तरफ जब चलते हैं तो सबसे नीचे लेवल पे आती है ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत वो होती है जो एक गांव के लेवल पे होती है। उसके बाद एक जो डिस्ट्रिक्ट होती है उसके अंदर अलग अलग ब्लॉक होते हैं, तो उन ब्लॉक की पंचायत आती है उसके बाद। और ब्लॉक पंचायत के बाद आती है जिला पंचायत यानी डिस्ट्रिक्ट पंचायत। तो दोस्तों इस प्रकार ये 3 स्तरीय 3 टेयर सिस्टम कार्य करता है। अब हम शहरी क्षेत्र को अगर पढ़ते हैं और देखते हैं कि शहरी क्षेत्र में ये सिस्टम किस प्रकार कार्य करता है। तो अर्बन क्षेत्र की अगर बात करें तो उसमें एक होती है नगर पालिका और दूसरा होता है नगर निगम। अब इनमें क्या डिफरेंस है? नगर पालिका होती है स्मॉल सिटी के अंदर और नगर निगम होता है बड़ी सिटी के अंदर। तो दोस्तों अगर देखते हैं कि नगर पालिका किस प्रकार कार्य करती है और नगर निगम कैसे कार्य करते हैं। तो नगर पालिका में एक होता है चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर, दूसरा होता है म्यूनिसिपल चेयरमैन और तीसरा होता है पार्षद। इसी प्रकार से नगर निगम में भी एक होता है पार्षद और दूसरा होता है मेयर व तीसरा होता है कमिश्नर। तो दोस्तों देखिए, अब ये किस प्रकार से कार्य करते हैं। जो ये चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर होता है इसका कोई चुनाव नहीं होता, यह क्या होता है, एक पीसीएस अधिकारी होता है। और जो म्यूनिसिपल चेयरमैन होता है इसका चुनाव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीकों से हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि किस राज्य में क्या व्यवस्था है। इसी प्रकार से मेयर का चुनाव भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीकों से हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि राज्य में क्या व्यवस्था है। और जो ये कमिश्नर होता है ये आईएएस रैंक का एक अधिकारी होता है, इसका चुनाव नहीं होता। तो दोस्तों यहाँ पर आपने समझा, तो दोस्तों इस प्रकार से आपने समझा कि चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर और कमिश्नर का चुनाव नहीं होता है। इसी प्रकार से म्यूनिसिपल चेयरमैन व मेयर का चुनाव
डायरेक्ट व इनडायरेक्ट दोनों तरीकों से हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि किस राज्य में क्या व्यवस्था है। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछ लेंगे कि मेयर का चुनाव किस प्रकार होता है, चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर का चुनाव होता है या नहीं होता है। अब बात रहती है पार्षद की, तो पार्षद कैसे चुने जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, हर एक शहर में अलग अलग वार्ड होते हैं। उन वार्डों से हम डायरेक्ट वोट डाल के, जो शहर की जो जनता होती है वो डायरेक्ट वोटिंग करती है और पार्षद का चुनाव करती है। नगर पालिका में भी और नगर निगम में भी दोनों जगह पार्षद डायरेक्ट तरीके से चुने जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि पार्षद का चुनाव किस प्रकार से किया जाता है। तो वार्ड में जनता द्वारा डायरेक्ट वोटिंग करके पार्षद का चुनाव किया जाता है। अब आपने ये दोनों पंचायत सिस्टम व शहरी सिस्टम दोनों डिटेल में समझ लिए हैं। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो हमारा न्यायपालिका है वो किस प्रकार से कार्य करता है। न्यायपालिका को भी एक बार देख लेते हैं कि ये किस किस प्रकार से कार्य करता है। तो न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट भारत में केवल एक ही है जो दिल्ली में स्थित है। अब देखिए दोस्तों, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के नीचे आता है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट अब 24 हैं, क्योंकि आप कहेंगे कि हाई कोर्ट तो प्रत्येक राज्य का होना चाहिए, पर 24 कैसे हैं। कई राज्य ऐसे हैं जो 2 राज्यों का एक हाई कोर्ट बनाया हुआ है। अब जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल में देखेंगे। उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट प्लस सेशन कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट प्लस सेशन कोर्ट क्या होता है, इसको हम डिटेल में देखते हैं, चलिए। और डिस्ट्रिक्ट प्लस सेशन कोर्ट 2 भागों में बटा होता है। एक होता है सिविल मैटर और दूसरा होता है क्रिमिनल मैटर। अब ये सिविल मैटर और क्रिमिनल मैटर क्या है, देखिए दोस्तों। सिविल मैटर वो मैटर होते हैं जिसमें कोई ज़मीन का विवाद हो गया, यानी जिसमें कोई मर्डर नहीं हुआ, वो मैटर सिविल मैटर होते हैं। जैसे तलाक का मैटर हुआ या किसी को गोद लेने का मैटर हुआ है, इस प्रकार के जो मैटर होते हैं वो सिविल मैटर होते हैं। इनको कौन देखता है, डिस्ट्रिक्ट जज। और इसी प्रकार क्रिमिनल मैटर होते हैं, जैसे किसी का मर्डर कर देना, किसी को धमकी देना, उसको कौन देखता है, सेशन जज। तो दोस्तों याद रखिएगा, सिविल मैटर देखता है डिस्ट्रिक्ट जज और क्रिमिनल मैटर देखता है सेशन जज। इसी प्रकार इसके नीचे आते हैं सब कोर्ट। एक होता है सब कोर्ट सिविल, जिसमें सिविल मैटर देखे जाते हैं, दूसरा होता है सब कोर्ट क्रिमिनल। तो दोस्तों अब क्वेश्चन इस प्रकार से आता है एग्जाम में कि जो सब कोर्ट होता है उसे कितनी सज़ा सुनाने का अधिकार होता है। तो जो सब कोर्ट होता है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 ईयर की सज़ा सुना सकता है। इससे अधिक सज़ा सब कोर्ट नहीं सुना सकता। इसी प्रकार इसके नीचे आता है म्यूनिसिपल कोर्ट और सेशन कोर्ट। अब यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि म्यूनिसिपल कोर्ट और सेशन कोर्ट को कितनी सज़ा सुनाने का अधिकार है। तो याद रखिएगा, म्यूनिसिपल कोर्ट और सेशन कोर्ट केवल और केवल 3 साल की सज़ा सुना सकता है, इससे अधिक नहीं। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन हो गए। म्यूनिसिपल कोर्ट 3 साल की, सब कोर्ट 7 साल की। और अगर पूछ लें कि डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट कितनी सज़ा, कोर्ट अधिक से अधिक फांसी की सज़ा दे सकता है, लेकिन उसके बाद हाई कोर्ट ये देखेगा कि वो फांसी की सज़ा रियल में थी या नहीं, यानी हाई कोर्ट उसको वेरीफाई करेगा। इस प्रकार हमारा ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर में मैं लेकर आऊँगा संविधान की आधारशिला, और संविधान को भी इतने डिटेल में पढ़ाऊँगा। तो पढ़ते रहिए दोस्तों, अपना टाइम खराब मत कीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कीमती होता है स्टूडेंट के लिए। आपको अपने माता पिता के सपनों को साकार करना है। नोट्स बनाते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।